वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपका बिहार दरोगा मेंस एग्जाम, बिहार दरोगा पीटी के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन अपने पूर्ववर्ती वायसरायों की तुलना में निर्णय लेने में ज़्यादा त्वरित एवं निर्णायक सिद्ध हुए, क्योंकि हुए फ्रेंड्स, तो उन्हें निर्णय लेने के ज़्यादा एवं अनौपचारिक अधिकार प्रदान किए गए थे। सही बात है। उन्हें यह कहा गया था कि जितनी जल्दी हो सके भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है। सवाल नंबर 2 को देखें कि दामन ए कोह क्यों प्रसिद्ध है। तो दामन एक कोह है जो फ्रेंड्स आपका संथाल विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिए किसके लिए, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1856 से 57 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। तो ये भी याद रखें। तो दामन एक कोह क्यों प्रसिद्ध है, तो संथाल विद्रोह के लिए। सवाल नंबर 3 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 आपका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ क्यों किया। तो क्यों किया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी आर्थिक व्यय की पूर्ति करने के लिए, अधिकाधिक धन कमाने के लिए, कृषि के परंपरागत ढांचों को समाप्त करने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 4 को देखें कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1936, अप्रैल 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना आपको अप्रैल 1936 में हुई थी। सवाल नंबर 5 को देखें। सवाल नंबर 5 आपका है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपको 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में हुआ था फ्रेंड्स। और ये 1906 में जो अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स आपका, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसी अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। सवाल नंबर 6 को देखें कि किस उदारवादी नेता ने भारत में ब्रिटिश राज का कच्चा चिट्ठा नामक पुस्तक लिखी है। महत्वपूर्ण सवाल है। तो सवाल नंबर आपका जो 6 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, क्रांतिकारी आतंकवादियों ने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का क्या किया था। इसका जो पूर्ण समर्थन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी आतंकवादियों ने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन किया था। सवाल नंबर 8 को देखिए, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के शासनकाल का विवादास्पद विधेयक है। तो इल्बर्ट विधेयक कब लाया गया था फ्रेंड्स, किसके शासनकाल के। तो सवाल नंबर जो 8 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा किसके, तो लॉर्ड रिपन। सवाल नंबर 9 को देखिए, पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया। तो पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था फ्रेंड्स, 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 23 मार्च 1943 को कराची में एक अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स। उसी समय वहाँ पर पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था, तो 23 मार्च 1943 को। कौन सा अधिवेशन में, तो कराची अधिवेशन में। चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए। सवाल नंबर 10 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के किस हिस्से में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तामलुक, बलिया और सतारा। सवाल एक बार फिर से सुने कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के किस हिस्से में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो आपका तामलुक और बलिया और सतारा सभी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 11 को देखिए, मंगल पांडे का संबंध था कौन सा बटालियन से था फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मंगल पांडे का जो संबंध था आपका 34वीं बटालियन से था। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, 34वीं बटालियन से। सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 आपका है कि दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि किस लिए दिया था ये फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर जो 12 का है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेद संपूर्ण ज्ञान का स्रोत था। ध्यान से याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, क्यों दिया था, क्योंकि वेद संपूर्ण ज्ञान का स्रोत था। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें कि वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन कर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया।
किसने किया था? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अरविंद घोष ने। देखिए, वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन कर, ध्यान रखिएगा पत्रिका के बारे में कहा जा रहा है, वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन कर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किसने किया था? तो आपको अरविंद घोष ने किया था। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 है कि तिनकठिया पद्धति के अनुसार भूमि के कितने हिस्से पर खेती करना अनिवार्य था? तिनकठिया पद्धति फ्रेंड्स आपको चंपारण आंदोलन याद होगा, 1917 में हुआ था फ्रेंड्स, उसी से संबंधित है। तो सवाल नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3/20वें हिस्से पर खेती करना अनिवार्य था। कितना? 3/20। बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, किसे माना जाता है कार्बन का शुद्ध रूप? तो हीरा को माना जाता है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 16 को देखें। किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स द्रव्यमान गुने वेग द्वारा। ठीक है, 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है तो द्रव्यमान गुना वेग द्वारा। सवाल नंबर 17 को देखिए। टॉर्च में सेलों का समूहन रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सा श्रेणी में रहता है टॉर्च में फ्रेंड्स? तो देखिए टॉर्च में जो आपका सेलों का समूहन होता है वो श्रेणीबद्ध होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन अजैव पर्यावरण का रासायनिक घटक नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। जो प्रैक्टिस सेट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। सवाल नंबर 18 को देखें और देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट कोई भी हो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीके जीएस है फ्रेंड्स, कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि बिहार दरोगा में ये पूछा जाएगा तो रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा जाएगा। इसलिए कोई भी प्रैक्टिस सेट हो आप लोग पूरा जरूर देखें फ्रेंड्स, इससे कि आपको एक्सपीरियंस होगा। तो सवाल नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन अजैव पर्यावरण का रासायनिक घटक नहीं है? रासायनिक घटक नहीं है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश। ये जो आपका पर्यावरण का अजैव, निम्नलिखित में से कौन अजैव पर्यावरण का रासायनिक घटक नहीं है? तो प्रकाश है जो अजैव पर्यावरण का रासायनिक घटक नहीं है। सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं कि प्राकृतिक रबर बहुलक है, किसका है? तो सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, आइसोप्रीन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का गैसीय मिश्रण कहलाता है। हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का गैसीय मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल गैस कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण को क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। सवाल नंबर 21 को देखिए। सवाल नंबर 21 है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में। सवाल नंबर 22 को देखें। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो सवाल नंबर जो 22 है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, साइलमैन वाक्समैन ने खोज की थी, किसको? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के। सवाल नंबर 23 को देखें। नोबेल का तेल कहा जाता है, नोबल्स तेल किसे कहा जाता है? नोबल्स ऑयल किसे कहा जाता है? तो सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है, किसे? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 है बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो बर्नौली का जो सिद्धांत है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें। निम्नलिखित में से कौन भैंसों की उच्च दुग्ध उत्पादक नस्ल है? तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाला भैंस के नस्ल के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नागपुरी। निम्नलिखित में से कौन भैंसों की उच्च दुग्ध उत्पादक का नस्ल है? तो नागपुरी भैंस जो ज़्यादा दूध देती है। चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 से खाद्यान्नों को ग्रस्त करने वाले कीटों की वृद्धि दर सबसे अधिक होती है, कितना से कितना डिग्री सेल्सियस के बीच? तो 26 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच। सवाल नंबर 27 को देखें कि साबुन के बुलबुले का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है। साबुन के बुलबुले का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई पड़ने का कारण क्या है? तो 27 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका व्यक्तिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए फ्रेंड्स
कि दिए गए टंकी के फुबारे के किस छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका एक टंकी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, तो इसमें से कौन सा छिद्र से सबसे ज़्यादा दूर तक पानी फेंकेगा अधिकतम दूरी तक। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, गेस करें कि देखिए जो सबसे नीचे वाला पाइप है फ्रेंड्स, इसमें इसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इसके बाद इसमें और सबसे कम किस में रहेगा, तो ऊपर वाला में रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, छिद्र नंबर 1, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दिए गए टंकी के फुबारे के किस छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा, तो आपका नंबर 1 से फेंका जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 का। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 आपका है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो क्लोरोफिल आवश्यक है फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 का डी होगा राइट आंसर। सवाल नंबर 30 को देखें कि माचिस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस संघटक समूह का इस्तेमाल किया जाता है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम क्लोराइड, एंटीमनी सल्फाइड और सरेस का उपयोग किया जाता है। 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा किसका, पोटेशियम क्लोराइड, एंटीमनी सल्फाइड और सरेस का। चलिए सवाल नंबर 31 से देखिए फ्रेंड्स, 31 में है कि 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध चित्रानुसार जोड़े गए हैं, ए और सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, ठीक है, यानी ए और सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा फ्रेंड्स। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा, तो 1 होगा, ठीक है, कितना, 1 ओम होगा। सवाल नंबर 32 को देखें। सवाल नंबर 32 है कि सामान्यतः घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। सामान्यतः घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। सवाल नंबर 33 को देखें कि ऑस्टोमेलेसिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 33 का गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑस्टोमेलेसिया है जो आपका विटामिन डी के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 34 को देखिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 34 देखिए। सवाल नंबर 34 है कि 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत शुद्धता होती है। तो देखिए इसको सोल्व इस तरह से कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम लोग जानते हैं कि 24 कैरेट सोने में कितना होता है, तो 100% शुद्धता होता है। तो 1 कैरेट में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 100 बटा कितना, 24, और पूछा जा रहा है कितना, 18 कैरेट में। तो 18 कैरेट में कितना है, तो 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करें, 6 चक 24, 6 तिया 18, ठीक है फ्रेंड्स, 4 एकम 4, 25 चक 100, यानी टोटल कितना आता है, 75% आता है, 25 तिया 75%। देखिए फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में कहीं 75% नहीं दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 75% आता है। चलिए सवाल नंबर 35 को देखें कि निम्नलिखित में यूरिया का रासायनिक सूत्र है। यूरिया का रासायनिक सूत्र कौन है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, NH2CONH2, ये है जो यूरिया का रासायनिक सूत्र है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें कि सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन स्रावित होता है। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से यह हार्मोन स्रावित होती है। कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। सवाल नंबर 37 को देखिए, NP30 एक समुन्नत किस्म है किसका, कौन सा फसल का है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए आपका जो NP30 है जो गेहूं का है, ठीक है, गेहूं का एक समुन्नत किस्म है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 38 को देखें कि 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलता है, 30 दिन के महीने में खर्च हुई विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका फॉर्मूला वाट बराबर निकाल लीजिएगा, वाट बराबर वोल्ट गुना एम्पियर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके अनुसार से हल करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, 30 किलोवाट आएगा। चलिए तो सवाल नंबर 39 को देखें। सवाल नंबर 39 है कि परमाणु संख्या बराबर होती है। तो परमाणु संख्या की बराबर क्या होती है, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 40 को देखें। सवाल नंबर 40 को देखें फ्रेंड्स कि एक सामान्य मनुष्य में शरीर में कितना रक्त होता है। तो कितना होता है, 4 से 5 लीटर होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 को देखें, उबेर कप का संबंध किससे है। तो 41 का जो हो जाएगा आपका विश्व बैडमिंटन से है उबेर कप का, ठीक है फ्रेंड्स।
उबेर कप का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन से है। चलिए सवाल नंबर 42 को देखें, कबड्डी के खेल में कितने अंपायर होते हैं? तो कबड्डी का जो खेल होता है फ्रेंड्स उसमें टोटल 2 एम्पायर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 43 को देखें कि पामेल हॉर्स इनमें से किससे संबंधित है? 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिम्नास्टिक से संबंधित है। पामेल हॉर्स किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से। सवाल नंबर 44 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो आपका मंजीत सिंह है जो फ्रेंड्स आपका हॉकी खिलाड़ी नहीं है, बाकी बलबीर सिंह, पृथ्वी पाल सिंह, अशोक कुमार है जो हॉकी खिलाड़ी हैं, जबकि मंजीत सिंह है जो हॉकी खिलाड़ी नहीं है। सवाल नंबर 45 को देखिए, स्टेफी ग्राफ का कैरियर का प्रथम और टेनिस जीवन का अंतिम कौन सा ग्रांड स्लैम है? तो 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच ओपन। याद रखिएगा, स्टेफी ग्राफ का कैरियर का प्रथम और टेनिस जीवन का अंतिम कौन सा ग्रांड स्लैम है? तो फ्रेंच ओपन है। चलिए सवाल नंबर 46 को देखें कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने वन डे वंडर्स नामक पुस्तक रचना की है? तो सुनील गावस्कर द्वारा यह किताब लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 47 को देखें कि हिंदू पद पादशाही का आदर्श किस पेशवा ने प्रारंभ किया था? महत्वपूर्ण सवाल है, हिंदू पद पादशाही का आदर्श किस पेशवा ने प्रारंभ किया था? 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाजीराव प्रथम ने। चलिए सवाल नंबर 48 को देखिए कि शाहजहां के शासनकाल में भूमि दर कितनी थी? तो आपका 1/2 भाग थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 49 को देखिए, औरंगजेब ने बीजापुर को कब अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो 49 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1686 ईस्वी में मिलाया था। सवाल नंबर 50 को देखें, अकबर ने साम्राज्य को विस्तृत करने में निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण था? अकबर के साम्राज्य को विस्तृत करने में। तो सवाल नंबर 50 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजपूतों का। चलिए सवाल नंबर 51 को देखें कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाल नंबर 51 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मीर बाकी ने। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बाकी ने करवाया था। सवाल नंबर 52 को देखें कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक उन्नति हुई? तो 52 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपको स्थापत्य कला में उन्नति हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक उन्नति हुई थी? तो स्थापत्य कला में उन्नति हुई थी। सवाल नंबर 53 को देखें, भक्ति आंदोलन का जन्म सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो यह हुआ था फ्रेंड्स आपका 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कहाँ? तो दक्षिणी में करा। भक्ति आंदोलन का जन्म सर्वप्रथम किस दिशा में हुआ था? तो दक्षिण दिशा में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन का जन्म है जो सर्वप्रथम किस दिशा में हुआ था? तो आपको दक्षिण दिशा में हुआ था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, किस तुगलक शासक ने सैनिकों के पदों को वंशानुगत बनाकर उन्हें जागीर के रूप में वेतन देने आरंभ किए? तो सवाल नंबर जो 54 है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, फिरोज शाह तुगलक। चलिए सवाल नंबर 55 को देखें कि दिल्ली में मेहरौली के निकट सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार जो आपका दिल्ली में मेहरौली के निकट है उसका पूरा किसने कराया था निर्माण को फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। सवाल नंबर 56 को देखें, चोल वंश के किस शासक ने अश्वमेघ यज्ञ किया था? तो अश्वमेघ यज्ञ किया था आपको राजाधिराज प्रथम ने। यानी सवाल नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 57 को देखिए, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? तो सोमनाथ पर आपको किया था फ्रेंड्स आपको लास्ट में 1025 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी है जो कुल टोटल कितने बार आक्रमण किए थे फ्रेंड्स? तो 17 बार आक्रमण किए थे। इसमें फ्रेंड्स 1025 का जो आक्रमण था बहुत ही महत्वपूर्ण था। चलिए सवाल नंबर 58 को देखें कि मध्यमका सूत्र निम्नलिखित में से किस काल की महत्वपूर्ण रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि मध्यमिका सूत्र किस काल की है? तो 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, कनिष्क काल के। चलिए सवाल नंबर 59 को देखें। सवाल नंबर 59 आपका है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद दिल्ली और अजमेर का चौहान वंश समाप्त हो गया? तो किस युद्ध के बाद समाप्त हो गया था फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तराइन के युद्ध के बाद। ठीक है, तराइन का प्रथम लड़ाई कब हुई थी फ्रेंड्स? सब याद होगा 1191 में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ सवाल था कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद दिल्ली और अजमेर का चौहान वंश समाप्त हो गया था? तो तराइन युद्ध के बाद। चलिए सवाल नंबर 60 को देखें कि ग्वालियर अभिलेख से किस शासक के संबंध में जानकारी मिलती है?
तो जो 60 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सॉरी, नागभट्ट प्रथम के। चलिए सवाल नंबर 61 को देखें कि हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 61 को देखें कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो ए में है अग्निकुंड से उत्पत्ति चंद्रबरदाई, सही है फ्रेंड्स। बी में है ब्राह्मणों से उत्पत्ति डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये भी सही है। सी में विदेशी मूल के लोगों से उत्पत्ति डी.आर. भंडाकर एवं ईश्वरी प्रसाद, सभी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 62 को देखिए कि अमरावती को प्रधान केंद्र माना जाता था, किनका, तो बौद्ध मतों का माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गुप्त काल को निम्नलिखित में से किस कारण से क्लासिक युग कहा जाता था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी उपयुक्त सभी। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, आर्थिक समृद्धि और साहित्य विज्ञान तथा कला में उत्कर्ष के कारण ही आपको गुप्त काल को क्लासिक युग माना जाता था। सवाल नंबर 64 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित किस शासक का साम्राज्य थारकंद, कासगर, खोतान तथा समस्त उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ था। तो किसका फैला हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका कनिष्क का फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सवाल नंबर 65 को देखें, अशोक के 14 बृहद शिलालेखों में से किस बात की जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी, नैतिक जीवन की, राज्य के विशेष नियमों की, साम्राज्य के विस्तार की। चलिए सवाल नंबर 66 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है। तो अंग आपका भागलपुर एवं मुंगेर जिले में, सही है फ्रेंड्स। चेदी है जो बुंदेलखंड का पूर्वी, ये भी सही है। पंचाल है जो आपका बरेली, बंदायूं एवं फर्रुखाबाद जिले, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी है जो गलत है। फ्रेंड्स मत्स्य है जो अजमेर जिला में बोला जा रहा है फ्रेंड्स, नहीं, ये आप कहाँ था, जयपुर में पड़ता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखते हैं 67 को। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं बनाई जाती थी, किससे बनाई जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ तांबा, मिट्टी, कांसा, लोहा। तो 67 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के बनाया जाता था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 68 को देखें। सवाल नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग है जो आपको कृषि पर आधारित है। चलिए सवाल नंबर 69 को देखिए, हमारे देश का मौद्रिक नियंत्रक कौन है। हमारे देश का मौद्रिक नियंत्रक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ठीक है, सवाल नंबर 70 को देखिए। सवाल नंबर 70 है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में वह कौन सा वर्ष है जिसे महाविभाजन वर्ष माना जाता है। तो 70 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1921 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 71 को देखें कि आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है। 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास का जो वास्तविक अर्थ है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता तथा जीवन प्रत्यास्था में वृद्धि, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 72 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा काला धन है। तो कौन सा काला धन है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैधानिक रूप से घोषित नहीं किया गया धन ही क्या कहलाता है, काला धन। ठीक है, इस एक तरह से काला धन का परिभाषा है कि वैधानिक रूप से घोषित नहीं किया गया धन क्या कहलाएगा, काला धन कहलाएगा। सवाल नंबर 73 को देखें। हाँ फिर तो सवाल नंबर 73 को देखें कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो देखिए फ्रेंड्स 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, बिहार में आपको 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, घनत्व है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलिए सवाल नंबर 74 को देखें। सवाल नंबर 74 है, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं। सवाल नंबर 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर पूंजी का उपभोग। चलिए सवाल नंबर 75 को देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना जो कब की गई थी, तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2015 में। चलिए सवाल नंबर 76 को देखें कि भारत में कृषि साख का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो ये व्यावसायिक बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 77 को देखें कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थिरता के साथ विकास। ठीक है, किसके, स्थिरता के साथ विकास। चलिए सवाल नंबर 78 को देखिए, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1948 ईस्वी में। सवाल नंबर 79 को देखिए, बिहार में उग्रवाद की घटनाओं में निरंतर वृद्धि का मुख्य कारण क्या है।
79 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मजदूरी की निम्न दर, भूमि सुधार का अभाव, सामंतों द्वारा शोषण। चलिए सवाल नंबर 80 को देखते हैं। सवाल नंबर 80, सर्वप्रथम किस शासक ने एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत कर समस्त प्रजा के बीच सद्भाव और सदाचार को बढ़ावा दिया? तो आपका जो 80 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने। चलिए सवाल नंबर 81 को देखिए, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो पंचायत समिति का गठन है जो आपको प्रखंड स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस स्तर पे पंचायत समिति का गठन होता है? तो प्रखंड स्तर पे। सवाल नंबर 82 को देखें। सवाल नंबर 82 है, झारखंड में अनेक जगह खेत सीढ़ीनुमा होते हैं, ताकि, क्यों होते हैं फ्रेंड्स? ताकि वर्षा के पानी का पूरा प्रयोग हो सके। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 82 का। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 83 को देखते हैं कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो सवाल नंबर 83 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। सवाल नंबर 84 को देखें कि कुम्हार क्यों प्रसिद्ध है? तो कुम्हरार, ठीक है, कुम्हरार क्यों प्रसिद्ध है? तो सवाल नंबर जो 84 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मौर्यकालीन राजप्रासाद के लिए प्रसिद्ध था। कुम्हरार है जो क्यों प्रसिद्ध था? तो मौर्यकालीन राजप्रासाद के लिए प्रसिद्ध था। चलिए सवाल नंबर 85 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा दरभंगा प्रमंडल में सम्मिलित नहीं है? तो 85 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी सहरसा है जो उसमें सम्मिलित नहीं है। सवाल नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका जो सहरसा है जो किसमें कोसी प्रमंडल का हिस्सा है, न कि आपका दरभंगा प्रमंडल का। चलिए सवाल नंबर 86 को देखें कि पुरातात्विक स्थल लारी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल लारी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अरवल में स्थित है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 87 को देखें फ्रेंड्स कि 1830 के दशक में पटना केंद्र था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहावी विद्रोह के। 1830 के दशक में पटना केंद्र था किसका? तो बहावी विद्रोह का। सवाल नंबर 88 को देखें कि बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो लगनी राग विवाह उत्सव के दौरान गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 89 को देखें कि बिहार में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 919। चलिए सवाल नंबर 90 को देखें कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो कब पेश किया था? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। चलिए सवाल नंबर 91 को देखिए। सवाल नंबर 91 फ्रेंड्स की मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया क्यों किया था बहिष्कार फ्रेंड्स? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि, तो सवाल नंबर जो 91 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, यही कारण से बहिष्कार किया था। चलिए सवाल नंबर 92 को देखें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? तो संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहा था फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। सवाल नंबर 53 को देखें फ्रेंड्स, सवाल नंबर 93 को देखें। सवाल नंबर 93 आपका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे जोखिम, ठीक है, का अर्थ है कोई व्यक्ति, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में दोहरे जोखिम का अर्थ क्या है? तो 93 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सवाल नंबर 94 को देखें। सवाल नंबर 94 है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन
को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया। 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 42वां संविधान संशोधन। सवाल नंबर 95 को देखिए, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, 95 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन न हो, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। सवाल नंबर 96 को देखें कि भारत की न्यायपालिका किस देश की भांति एकीकृत व सोपानीकृत है। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कनाडा की तरह। चलिए सवाल नंबर 97 को देखें कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। 97 का जो राइट आंसर राज्य का पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो राज्यपाल हो जाएगा कार्यपालिका शक्ति का, और जो वास्तविक प्रधान होता है जो मुख्यमंत्री होता है। सवाल नंबर 98 को देखें कि जिला परिषद का सचिव होता है। तो जिला परिषद का सचिव कौन होता है, आपका जिलाधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, जिला परिषद का सचिव होता है तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिला परिषद का सचिव कौन होता है, तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। चलिए 99 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर कि भारत में दल विरोधी अधिनियम कब बना था, तो दल ये बना था आपको 1985 में। ठीक है, कितना में 1985 में। याद रखिए कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये 52वां संविधान संशोधन में दल विरोध अधिनियम बना था, दल विरोधी अधिनियम बना था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स कि 25 जून 1975 को पूरे देश में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया, इसका आधार था। तो इसका आधार क्या था, इसका आधार था आंतरिक अव्यवस्था। यही कारण से 25 जून 1975 को पूरे देश में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। क्या कारण था, तो आंतरिक अव्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।